मेकअप जिंदगी में बात करते हैं उन खबरों की जो आज तमाम अखबारों में हेडलाइंस बनी है। तो पहली खबर है 100 करोड़ की हेराफेरी में एक्सिस बैंक पर जांच का शिकंजा। बड़ी खबर, नोटबंदी के दौरान एक्सिस बैंक पर अब जांच का शिकंजा कसा हुआ है। और हम आपको बता दें कि चांदनी चौक की शाखा में हेराफेरी का मामला सामने आया है। गुड़गांव में 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। चेन्नई आयकर छापे हुए हैं। चेन्नई में 10 करोड़ के नए नोट और 127 किलो सोना बरामद किया गया है। आयकर विभाग ने शुक्रवार को देश के कुछ हिस्सों में अपनी छापेमारी में भारी जब्ती की और इस जब्ती में नए नोटों की नकदी से लेकर सोना तक बरामद किया गया है। राजधानी दिल्ली में आयकर विभाग ने यहां एक्सिस बैंक की एक शाखा में जांच पड़ताल की। समझा जाता है कि जांच के दायरे में करीब 100 करोड़ रुपए की राशि है। और पिछले दिनों इसी बैंक के 2 मैनेजर्स को नोट बदलने के गोरख धंधे में भी धरा गया था। उधर चेन्नई में भी कई स्थानों पर छापेमारी हुई और इस दौरान विभाग को 10 करोड़ रुपए के नए नोट, 127 किलो सोना और इसके अलावा 142 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति का बड़ा खजाना हाथ लगा है। तो 100 करोड़ की हेराफेरी में एक्सिस बैंक पर अब जांच का शिकंजा कसा जाएगा। और जनसत्ता में ही दूसरी जो खबर है, जो बड़ी खबर है, अगस्ता सौदे में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी गिरफ्तार। ये पूरा जो मामला था वो मामला था वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स दलाली का। ये पूरा मामला था जिसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि इस मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने त्यागी के चचेरे भाई संजीव उर्फ जूली त्यागी और उनके सहयोगी गौतम खेतान को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इन पर आरोप है कि इन लोगों ने 3,600 करोड़ रुपए में एंग्लो इटालियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद का सौदा कराया था। और ये सौदा कराने में तीनों पर बिचौलिए के मार्फत 423 करोड़ रुपए की दलाली खाने का आरोप लगा है। तो अगस्ता सौदे में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी गिरफ्तार है। बात करते हैं अगले न्यूज़पेपर की। तो अगला न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, वही खबरें, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष त्यागी गिरफ्तार और दूसरी एक्सिस बैंक ने काले से सफेद किए 100 करोड़, जांच का शिकंजा कसा जा रहा है। और दूसरी जो खबर है इसी न्यूज़पेपर में, फिर जांची जाएगी पीसीएस प्री 2016 की कॉपियां। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को शुचिता पर सवालिया निशान लगा दिया है। और अब जो परीक्षा की 2016 की कॉपियां दोबारा अब जांचने का आदेश दिया गया है। और कोर्ट ने पूर्ण मूल्यांकन में सफल घोषित अभ्यर्थियों की जल्द मुख्य परीक्षा कराए जाने का भी ऐलान किया है। तो ये तमाम वो खबरें हैं जिन्होंने फ्रंट पेज पर जगह बनाई है अपनी। और खास तौर पर नोटबंदी से जुड़ी ये जो खबर थी जिसमें एक्सिस बैंक पर अब शिकंजा कसा जाएगा, ये बहुत बड़ी खबर है। और पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी अगस्ता मामले में गिरफ्तार हुए हैं, ये 2 बड़ी खबर है। आगे बढ़ेंगे, आगे बात मौसम की कर लेते हैं। तो मौसम के लिहाज से पूरे उत्तर भारत में ठंड, अब सर्दी ने लोगों को कमकमाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार का दिन दिसंबर के महीने में अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। 3 दिन से लगातार छा रहा कोहरे ने वाहनों की गति भी धीमी कर दी है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। वहीं इस ठंड में स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। और सुबह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी नीचे गिर गई। ट्रेन और रेल सेवाएं घने कोहरे के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। दिल्ली से जाने वाली भी कई ट्रेन के समय पर असर पड़ा है। कोहरे के कहर से ट्रेन यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है और इसकी वजह से रेल सफर जो है वो लोगों का ठहर सा गया है। दिल्ली आने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई हैं, जबकि करीब 56 रेलगाड़ियों को एहतियातन रद्द कर दिया गया है। कोहरे की वजह से उड़ानों पर भी खासा असर देखने को मिला है। 10 बजे की ट्रेन हमारी रही है। अभी हम लोग 10:30 बजे से यहाँ 10 बजे से आके यहाँ खड़े हैं हम लोग, और कोई सूचना नहीं बता रहे हैं। 1:30 बजे इंक्वायरी में पूछे तो 1:30 बजे बताया जाएगी। अभी तक कोई सूचना नहीं है कि गाड़ी कब आएगी, वो आने वाली आएगी तो वही गाड़ी जाएगी, क्या होगी। नहीं तो हम लोग बाई रोड निकल गए रहते हैं। इंक्वायरी में नेट से किया, उसमें 2:40 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ तो दिखा नहीं रहा कि कब आएगी क्या आएगी, अभी शो नहीं कर रहा है। बहुत परेशानी, सबको परेशानी है। और टाइम से न चलना, किसी कहीं से आना है जाना है तो वेट करो, आके स्टेशन प्लेटफॉर्म पर करो 4 घंटे 6 घंटे, परेशानी तो सबको है।
और हमारे साथ इसी खबर पर अंबुज पांडे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अंबुज, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी फ्लाइट्स जो हैं जिन पर असर पड़ा है इस ठंड का, कोहरे का, और कौन कौन सी ट्रेन आज लेट चल रही हैं? बिल्कुल, आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। जितनी फ्लाइट्स और ट्रेन अभी तक डिले हुई हैं, पिछले दिनों में औसतन इस कोहरे की वजह से 90 के लगभग ट्रेन जो हैं वो उनका शेड्यूल टाइम से लेट चल रही थी, और बहुत सारी ट्रेनें, लगभग 10 से 12 ट्रेनें रोज रद्द हो रही थी। फ्लाइट्स की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक दोनों ही फ्लाइट्स इसकी वजह से प्रभावित हुई हैं। और क्योंकि कोहरा जो है लगातार रोज दिन चढ़ने तक बना रह रहा है, तो उसकी वजह से ये आंकड़े दिन भर बढ़ रहे हैं। और जितनी ट्रेन हैं उनका बार बार समय अपडेट हो रहा है कि अब ये इतने घंटे लेट हो गई है। तो लगातार परेशानियां लोगों के लिए बनी हुई है, जो खासतौर पर इस मौसम में अभी यात्रा कर रहे हैं। जी अंबुज, आपसे जानना चाहेंगे मौसम विभाग का क्या कहना है, क्या आज धूप खिल सकती है? बिल्कुल, मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही चेतावनी दी थी कि 4-5 दिन ये कोहरा बना रह सकता है। कल दिल्ली में कोहरा कम था और धूप खिल गई थी, लेकिन पूरा एनसीआर इससे निजात नहीं पा पाया था। तो मौसम विभाग फिलहाल यही कह रहा है कि कोहरा अभी 1-2 दिन और बना रह सकता है। ठंड बढ़ने की आशंका है और ज्यादा। कल सबसे ठंडा दिन था इस साल का। तो ठंड और कोहरा अभी फिलहाल 2 दिन 3 दिन तो दिल्ली वासियों का पीछे छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। जी, और अंबुज, आने वाले दिनों में क्या ये कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है? बिल्कुल, आने वाले दिनों में ये कोहरा और भी बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से चक्रवात के हालात बन रहे हैं, हवा कम गति से चल रही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में क्लाइमेट ऐसा बन रहा है कि कोहरा बिल्कुल बन सकता है। जो निचले क्षेत्र हैं ऊपर से, तो दिल्ली उसकी चपेट में जरूर, दिल्ली एनसीआर आ सकता है। जी, और एक बार फिर से बता दें कि आज सड़कों पर आज फिर गाड़ियां जो है वो रेंगती दिखेंगी, क्योंकि कोहरे का कहर अपना पूरा शबाब पर है और तमाम गाड़ियां, तमाम रेलगाड़ियां और फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ रहा है। अंबुज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से ठंड की जो लहर है वो दौड़ पड़ी है। लोग अलग अलग तरीके से अब ठंड को दूर करने के लिए सहारा ले रहे हैं। ठंड का डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है। ठंड से अब उत्तर भारत को अब आने वाले दिनों में और भी ठंड का सामना करना पड़ सकता है। और एक तरफ ठंड से परेशान और दूसरी तरफ देश भर में लोग नोटबंदी से परेशान। जी हाँ, पैसे के लिमिट होने के कारण लोग हर दिन बैंक पहुंचकर पैसा निकाल रहे हैं। वहीं कुछ लोग अगले दिन का इंतजार करते हैं। अगर आपको भी बैंक से पैसा निकालना है, जमा कराना है या और कोई काम करना है, तो फिर अब आपको 13 दिसंबर यानी कि आज से 3 दिनों का इंतजार करना होगा। अब बैंक सीधे मंगलवार को खुलेंगे। दरअसल आज इस महीने का दूसरा शनिवार है, इसलिए बैंक की छुट्टी रहेगी। कल रविवार है तो साप्ताहिक अवकाश रहेगा। वहीं सोमवार यानी कि 12 दिसंबर को ईद ए मिलाद का त्योहार है। इस तरह बैंक 10, 11 और 12 को छुट्टी पर रहेंगे। और ऐसे में लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सहारा होगा वो है एटीएम का। हालांकि एटीएम की ताजा हालात की अगर हम बात करें तो ये नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसे में ये करीब तय है कि आने वाले दिन मुश्किलों भरे होंगे। रेलवे काउंटर्स, मेट्रो रेल और सरकारी बसों में 500 रुपए के पुराने नोट रात 12 बजे के बाद चलना बंद हो गए। पहले इन जगहों पर पुराने 500 के नोट के इस्तेमाल की तारीख 15 दिसंबर तक थी, जिसे घटाकर 9 दिसंबर कर दिया गया। हालांकि अभी भी 15 जगहों पर 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोट चलते रहेंगे। सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, सहकारी भंडार से 5000 रुपए तक का सामान, मिल्क बूथ, शमशान घाट, कब्रिस्तान, एलपीजी सिलेंडर्स, स्मारकों के टिकट 500 के पुराने नोटों से लिए जा सकते हैं। स्थानीय निकायों के बिल, जुर्माना, घर का बिजली पानी का बिल, कोर्ट फीस, सरकारी दुकानों से बीज, सरकारी स्कूलों की 2000 रुपए तक की फीस, सरकारी कॉलेजेस की फीस 500 रुपए तक का प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, टोल प्लाजा पर पुराने 500 के नोट स्वीकार किए जाएंगे। है क्योंकि अब नोट आप देख ही गए कि बैंक में भी करेंसी है नहीं। आप जाते गए ना गाते वहाँ पे नोट मिलने के चांसेस बहुत कम है, तो दिक्कत है। थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था
गवर्नमेंट को। पैसा न तो बैंक से मिल रहा है समय से और न ही जो है एटीएम से उपलब्ध हो पा रहा है। लंबी लंबी इनमें जो है सैकड़ों की लाइनें जो है एक साथ लगी। और आशा भी करता हूं कि अगर यह पुराने नोट लेना बंद कर दिया है तो हमको नया नोट देंगे। तो नोटबंदी की अचानक घोषणा से सबको चौंकाने वाली मोदी सरकार 8 नवंबर के बाद से लगभग रोज कोई ना कोई बड़ी घोषणा कर रही है। शुक्रवार को संसद में बताया गया कि सरकार ने प्लास्टिक करेंसी नोट छपाने का निर्णय लिया है और इसके लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद शुरू भी कर दी है। कागज के नोटों की जगह देश में प्लास्टिक करेंसी लाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि प्लास्टिक करेंसी नोटों की छपाई का फैसला लिया जा चुका है और इसके लिए जरूरी कच्चा माल जुटाने का काम शुरू हो गया है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल में लिखित जवाब में लोकसभा में प्लास्टिक करेंसी को लेकर सरकार का रुख साफ किया। देखिए, जो फेक करेंसी है उसको रोकना और जो करेंसी हम जारी करते हैं उसको ट्रैकिंग करना, उसकी नंबरिंग और उसको, तो इसमें जो पेपर करेंसी है उससे प्लास्टिक करेंसी में आसान होता है। इसलिए प्रोसेस हमने ऑन कर रखा है। हाउस में हमने पहले भी जवाब दिया, आज भी जवाब दिया है कि प्रोसेस ऑन है। रिजर्व बैंक फील्ड ट्रायल के बाद लंबे समय से प्लास्टिक या पॉलिस्टर की परत वाले प्लास्टिक करेंसी नोट लाने पर विचार कर रहा है। फरवरी 2014 में सरकार ने संसद को बताया था कि फील्ड ट्रायल के तौर पर भौगोलिक और जलवायु विभिन्नताओं के आधार पर चयनित 5 शहरों में 10-10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोट उतारे जाएंगे। इसके लिए कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर का चयन भी किया गया था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। फेक करेंसी को रोकने में प्लास्टिक करेंसी एक अच्छा माध्यम सिद्ध होता है। सर, क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑन है या फिर सिर्फ नहीं, प्रोसेस ऑन है, इसके सारे प्रोसेस ऑन है। ठीक है, कमेटी भी फॉर्म की? हाँ, यस सर, बिल्कुल कमेटी भी सारे प्रोसेस। प्लास्टिक नोट औसतन 5 सालों तक सुरक्षित रहते हैं और इसकी नकल करना भी कठिन होता है। इसके अलावा ये कागज के नोटों की तुलना में ज्यादा साफ सुथरे दिखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रिया ने नोटों को नकल से सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक नोट शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और नोटबंदी को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त नजर आया है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस TS ठाकुर ने सरकार को इंतजाम को लेकर कई सवाल उठाए हैं। नोटबंदी के मामले पर जहां एक तरफ विपक्षी दल संसद में हंगामा कर रहे हैं, वहीं सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर जवाब देना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं पैमानों पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नोटबंदी का फैसला संवैधानिक है या फिर नहीं। प्रधान न्यायाधीश TS ठाकुर ने कहा कि सुनवाई में नोटबंदी की वैधता, सुविधा, सहकारी बैंकों की समस्या, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के लागू होने जैसे 4 बिंदुओं पर विचार होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल भी पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब ये नीति बनाई गई तो क्या ये गुप्त था? अदालत ने केंद्र से इस बारे में तथ्य रखने को कहा है। जस्टिस ठाकुर ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि आप कहते हैं कि बैंकों से 24,000 रुपए निकाले जा सकते हैं, लेकिन बैंकों के पास पैसे तो होने चाहिए। बहस में नोटबंदी पर सरकार के रवैये को लेकर कपिल सिब्बल और P चिदम्बरम ने कई सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि नोटबंदी के दौरान सहकारी बैंकों को पैसे जमा करने की इजाजत नहीं मिली। हमें अपने पैसे लेने से आखिर कैसे रोका जा सकता है? P चिदम्बरम ने कहा कि नोटबंदी के दौरान अब जमा हो गए हैं 12 लाख करोड़ रुपए, जबकि नए नोटों की छपाई महज 3 लाख करोड़ रुपए की हो पाई है। इन 9 लाख करोड़ रुपए के अंतर को कैसे पाटा जा सकता है? नोटबंदी पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि एटीएम में नकदी नहीं है और न ही एटीएम मशीनों को नए नोटों के हिसाब से बदला गया है। सुनवाई में यह भी बताया गया कि सहकारी बैंकों को सही तरीके से पैसा नहीं मिल रहा, जिससे गांव में लोगों पर असर पड़ रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और नोटबंदी पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी पर संसद में उनके भाषण से
भूकंप आ जाएगा। राहुल ने नोटबंदी को भारत का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल ने कहा कि नोटबंदी पर सरकार को चुनौती देने वाला उनका भाषण तैयार है, लेकिन संसद में उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार की घेरेबंदी संसद से लेकर सड़क तक जारी है। संसद में जहां विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सदन के बाहर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी वार पर वार कर रहे हैं। नोटबंदी को देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। आपने इतने दिन नहीं देखिए, कुछ खराब नहीं किया है। सरकार ने हमें कहा कि भाषण होना चाहिए, हमने कहा करवाइए, और फिर सरकार दौड़ गई वहां से। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। What are you calling foolish action? Taking action against the black money and corruption. Is it foolish? You have 2G, you have 3G, you have Spectrum, you have Augusta helicopter, you have Commonwealth Games, you have coal scam, you have urea, you have sugar, you have wheat. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जानबूझकर नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में आने से बच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दे रही। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी पर उनकी तैयारी पूरी है और उनके बोलने से सत्ता पक्ष में भूकंप आ जाएगा। पहले काले धन की बात की, वहां से काउंटरफिट की ओर बहुत दौड़े, काउंटरफिट के बाद कैशलेस में गए। आइए अंदर आइए, बात करिए हमारे साथ, हम करेंगे बात, आप करेंगे बात, देश को पूरा पता चल जाएगा। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम। क्या वजह? 16 तारीख से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं नवंबर से। बहस से क्यों भागते हैं? अपनी बात कहें, हमारा जवाब भी सुने। और जहां तक भूकंप आने की बात है, तो अपनी पार्टी के भूकंप की वो चिंता करें। जब से नेता बने हैं, कांग्रेस पार्टी हारी रही है। लोकसभा हार गई, कई विधानसभा हार गई, और अब तो यह हालत है कि देश के लोग उनको म्युनिसिपैलिटी के लायक भी नहीं समझते हैं। महाराष्ट्र में हार गए, गुजरात में हार गए, राजस्थान में हार गए। नोटबंदी के मुद्दे पर राहुल गांधी मुखर होकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। नोटबंदी को लेकर देश में अभी जो हालात हैं, उनमें सुधार की जल्द गुंजाइश नहीं दिख रही। ऐसे में राहुल को इस बात का एहसास है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। और 8 नवंबर को ही नोटबंदी के बाद आयकर विभाग की नजर काला धन को सफेद में बदलने वाले खेल में शामिल लोगों पर है। इसी क्रम में इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार को चांदनी चौक स्थित एक्सिस बैंक का सर्वे किया। अधिकारियों ने पाया कि इस ब्रांच में नोटबंदी के बाद से 450 करोड़ से भी ज्यादा की रकम जमा हुई है। ऐसे में आयकर विभाग को बड़ी गड़बड़ी की आशंका हुई और ANI के अनुसार सर्वे में 44 ऐसे बैंक अकाउंट सामने आए हैं जिनमें KYC यानी नो योर कस्टमर के पैमानों का पालन नहीं किया गया है। इन अकाउंट्स में 100 करोड़ से भी ज्यादा रकम जमा है। बैंक अधिकारी सवालों के घेरे में है और इनकम टैक्स विभाग उनसे पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय ने एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर्स को 3 किलोग्राम सोने के साथ अरेस्ट किया था। इन सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप था। ये दोनों मैनेजर कश्मीरी गेट ब्रांच में कार्यरत थे। इससे पहले एक्सिस बैंक ने अपनी ही 19 ऐसे कर्मचारियों को निलंबित किया था क्योंकि उन पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इस पूरे मामले पर एक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने सफाई दी है और कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और जांच एजेंसियों का भरपूर साथ दिया जा रहा है। और नोटबंदी ने जम्मू के व्यापारियों को भी खासा चिंता में डाल दिया है। व्यापारियों की माने तो नोटबंदी के बाद उनका व्यापार डिरेल हो गया है। नोटबंदी की वजह से हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया है। दिन में हम 10-15 हज़ार तक सेल करते थे, तो आज 4,000-5,000 से ऊपर सेल नहीं हो रही है। उसकी वजह ये है कि लोगों के पास जो पैसा था वो बैंक में चला गया। अब बैंक से जो है वो 2,000 दे रहे हैं ATM वाले, या 2,500 दे रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और जो उसमें से जो निकल रहा है 2,000 का नोट निकल रहा है। अब 2,000 के नोट की वजह से जो है वो चेंज में प्रॉब्लम आ रही है।
अब 200 का सामान लेता है कोई तो फिर उसमें 1800 हमें देने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 100 का नोट हमारे पास है नहीं है। अब इसी वजह से हमें जो है वो काम में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। एक तो लोगों के पास पैसा जो था वो सारा बैंक में चला गया, वहाँ से चेक भी देते हैं तो वो उसमें भी 4000 रुपये देते हैं टोटल। अब उसमें यह छोटा फंक्शन है किसी का, तो उसमें किसी ने 4-5 हज़ार का सामान लेना तो उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके ऊपर क्या है कि लोगों के पास वैसे भी हर तरह के शार्ट है पैसे की। अब 500 का नोट हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं। तो ये जम्मू के एक व्यापारी थे जिनका मानना है कि व्यापार जो है वो काफ़ी ठप हो गया है, और अगर बात जम्मू की करें तो वहाँ पर टूरिस्ट का काफ़ी आना जाना रहता है। तो ऐसे में जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट देखी गई है, क्योंकि टूरिस्ट के पास कैश नहीं है। और ये जो तमाम व्यापारी हैं वहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं या फिर गर्म कपड़े बेचने का काम करते हैं, ये सब व्यापारी जो हैं वहाँ पर ज़्यादातर व्यापारी जो हैं कैश से ही काम होता है। वहाँ पर किसी तरह के स्वाइप मशीन जो है बहुत कम वहाँ पर ट्रेंड है अभी। तो ऐसे में इन व्यापारियों का कहना है कि काफ़ी मंदी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं हम सब। और अब बात अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की। जी हाँ, अगस्ता वेस्टलैंड और घोटाले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को सीबीआई ने शुक्रवार के दिन इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे थे। गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स घोटाले की जांच की जा रही है और इस मामले में त्यागी सहित अन्य दोनों गिरफ्तार लोग भी आरोपी हैं। बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में सीबीआई ने पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी त्यागी के भाई जूली, बिजनेसमैन गौतम खेतान को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इस साल मई में सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के सिलसिले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से कई दौर की पूछताछ की थी। सीबीआई ने त्यागी से दलालों से कथित रिश्तों, उनके इटली दौरों, हेलीकॉप्टर के लिए शर्तों में तब्दीली को लेकर सवाल पूछे थे। दिल्ली की सक्षम अदालत के सामने कल पेश किया जाएगा। आगे की जांच जारी है। सीबीआई की पूछताछ में त्यागी ने माना था कि उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिन मैकेनिका के लिए अधिकारियों से तब मुलाकात की थी जब सौदे की बातचीत जारी थी। त्यागी ने 2007 में रिटायर होने के बाद इटली की यात्रा भी की थी। फरवरी 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने इटली की कंपनी फिन मैकेनिका की सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ हेलीकॉप्टर खरीद का करार किया था। करार के मुताबिक 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे वीवीआईपी के लिए किया जाना था। पुराने MI-8 हेलीकॉप्टर में ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता नहीं थी। वायुसेना 6000 मीटर ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम हेलीकॉप्टर खरीदना चाह रही थी, लेकिन त्यागी के वायुसेना अध्यक्ष बनने के बाद ऊंचाई वाले मानक में बदलाव कर उसे 4500 मीटर कर दिया गया। इस तब्दीली के बाद अगस्ता वेस्टलैंड सौदे के तब्दील में शामिल हो गई। आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत के जरिए ऊंचाई से जुड़े मानकों में तब्दीली की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और यूपी की राजधानी लखनऊ में ठंड से लोग बेहाल हैं। लगातार कोहरे से लोग परेशान थे कि आज सर्द हवाओं की वजह से तापमान में और ज्यादा गिरावट आ गई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलावा का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड की वजह से सड़कें भी सूनी दिख रही हैं। तो ठंड से बेहाल लोग और ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय लोग कर रहे हैं, लेकिन रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है, विजिबिलिटी कम हो गई है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो सड़कों पर आप लोग अपना वाहन लेके चलें तो थोड़ी सी जो सतर्कता है वो बरतें। जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका कड़ाई से पालन करें, क्योंकि किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जब इस तरह की धुंध छाती है, जब कोहरा छाता है और विजिबिलिटी बहुत कम होती है, तो दुर्घटना के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में फॉग लाइट, हेड लाइट, टेल लाइट ये सब और रखिए, ताकि
क्योंकि जो वाहन होते हैं वो अगली गाड़ी की टेल लाइट को पकड़कर ही चलते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये लाइट्स जो हैं अपनी गाड़ी की जलाते रहिए ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो और जो दुर्घटना के स्कोप है वो कम से कम हो जाए। और कानपुर में भी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। ठंड की वजह से जहां कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं, वहीं कई ट्रेनें काफी देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। तो ठंड का असर जो है वो रेल यातायात, फ्लाइट्स और सड़कों पर तो दिख ही रहा है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो बहुत धीमी रफ्तार से चल रही हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करें, गाड़ी की रफ्तार जो है वो एकदम धीमी रखें। अगर आपको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो थोड़ा टाइम का मार्जिन लेके चलें। तो ये दो तस्वीरें हैं कानपुर की और लखनऊ की। तो कानपुर और लखनऊ की ये दो तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं लखनऊ में धुंध छाई हुई है और गाड़ियां जो हैं वो धीमी रफ्तार में चल रही हैं। और कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रेल यातायात पर असर पड़ा है तमाम उत्तर भारत में। और हम आपको बता दें कि कई लोग इस ठंड के मारे यूपी में अपनी जान भी दे चुके हैं। बाराबंकी में भी ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पहाड़ों में बर्फबारी के साथ मैदानों में कोहरा गहराने का आसार पूरा है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मौसम जो है वो गेहूं के लिए काफी अच्छा है, लेकिन आलू की खेती से परेशानी हो सकती है। तो तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है और यूपी के साथ साथ पंजाब में भी कोहरे का असर दिख रहा है। हालांकि आगरा, ग्वालियर, सतना, मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ, रीवा आदि में दृश्यता 50 मीटर ही दर्ज की गई है। तो पूरे उत्तर भारत में कोहरा छाया हुआ है। कानपुर और लखनऊ की आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ऐसे में हम बार बार यही कह रहे हैं कि जब भी आप सड़कों पर निकलते हैं कोहरे पर, तो अपनी जो वाहन की स्पीड है उसे कम कर दीजिए और ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए, ताकि कोई भी अप्रिय घटना या किसी भी दुर्घटना का शिकार आपको ना होना पड़े। फॉग लाइट जलाइए, हेडलाइट जलाइए, टेल लाइट जलाइए और वाहन को धीरे से चलाइए। तो हमारे साथ फोन लाइन पर अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से, उनसे मौसम का हाल जानते हैं। अभिषेक, आज सुबह क्योंकि 8:30 के करीब बज चुका है, तो फिलहाल वहां पर कैसा नजारा है? अभी भी कोहरा पूरे मिजाज पर है अपने? बिल्कुल सही कहा। और तमाम इलाकों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों समेत लखनऊ में भी विजिबिलिटी इस वक्त 25 से 50 मीटर तमाम जगहों पर रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर पड़ रहा है और करीब 2 दर्जन ट्रेनें हैं वो करीब 12 से 16 घंटे तक लेट चल रही हैं, जबकि दर्जन में ट्रेनें निरस्त की गई है। तो ये समझा जा सकता है कि ये फॉग अटैक है एक तरीके का और इसका असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। दूसरी बात की फ्लाइट भी लेट हो रही है। एयरपोर्ट से खबर है कि वहाँ पर दिल्ली से लखनऊ की जो तमाम उड़ानें हैं सुबह की, वो इस वक्त लेट चल रही है। डेंस फॉग है उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में और खासतौर पर लखनऊ की जो रिमोट एरियाज है वहाँ पर सबसे ज्यादा फॉग देखा जा रहा है। अभी 8:30 बजे का वक्त है और लेकिन गाड़ियों की हेडलाइट अभी भी जली हुई है। सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट है वो भी जली हुई है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। जी अभिषेक, फिलहाल मौसम विभाग का क्या कहना है? कितनी ज्यादा गिरावट जो है तापमान में देखी जा सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, अभी अगले एक हफ्ते जो है यानी अगले सैटरडे तक उम्मीद है कि मौसम ऐसा ही बना रहेगा, फॉग रहेगा, टेम्परेचर और कम होने की संभावना है। तो जाहिर तौर पर जो ठंड है वो अभी और आगे बढ़ेगी। ठंड से लोगों को निजात फिलहाल एक हफ्ते तक मिलती हुई दिख रही है।
जी। और अभिषेक, जिस तरह से यातायात की बात कर रहे हैं वो भी ठप पड़ा हुआ है, रेल यात्रा पर असर पड़ा है, फ्लाइट्स काफी ज्यादा डिले हो रही हैं, और अगर बात करें सड़कों की तो वहां पर भी गाड़ियां जो हैं वो धीरे धीरे चल रही हैं। ऐसे में रेल यातायात के लिए जाना चाहेंगे, कितनी गाड़ियां जो है डिले हुई हैं? देखिए, करीब करीब 2 दर्जन ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं। 12 से 16 घंटे कुछ ट्रेनें हैं वो इससे भी ज्यादा लेट चल रही हैं, और जिसकी वजह से पर लोग जो पैसेंजर्स हैं। चलिए अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, और हम आपको एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को कि पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर लगातार जारी है, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। आप सड़कों पर जब उतरते हैं तो गाड़ी धीमी चलाएं, धीमी रफ्तार से चलाएं, हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, टेल लाइट, ये सब आप गाड़ी की चलाते रहें। और कोहरे का कहर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई है लखनऊ में। और यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने एक और ऐसे व्यक्ति को अपनी सरकार में वापस ले लिया है जिससे उनके चाचा और राज्य में पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव पसंद नहीं करते हैं। अखिलेश ने एसपी लीडर जावेद आबिदी को सिंचाई विभाग में सलाहकार नियुक्त कर दिया है। ये वही आबिदी हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में शिवपाल यादव ने धक्का देकर मंच से हटा दिया था। आबिदी की राज्य मंत्री स्तर के पद पर नियुक्ति से ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से अखिलेश और शिवपाल के बीच तल्खी बढ़ सकती है। और फोन लाइन पर एक बार फिर से हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अभिषेक, क्या माना जाए, अखिलेश और शिवपाल के बीच एक बार फिर से तल्खी बढ़ सकती है? देखिए, जाहिर तौर पर तमन्ना पिछले 4 महीने से ये चल रहा है समाजवादी पार्टी में, और खासतौर पर चाचा और भतीजे के बीच में। ये इसमें एक और कड़ी है जिसमें जावेद आबिदी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिंचाई विभाग का सलाहकार बना दिया। सिंचाई विभाग अभी तक उनके चाचा अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के पास हुआ करता था, लेकिन उनसे विभाग वापस ले लिया गया, और उसके बाद उसी विभाग में जावेद आबिदी को सलाहकार बनाया गया। सिल्वर जुबली प्रोग्राम था, अभी तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी कि शिवपाल यादव ने जावेद आबिदी को मंच से धक्का देकर के हटा दिया था जब वो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे। तो उसका कहा जा रहा है कि उस बात का भी इनाम मिला है, अखिलेश यादव के करीबी होने का फायदा मिला है। और जहाँ तक इससे पहले जो राइवलरी चलती हुई दिख रही है सियासत में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में, एक दूसरे के करीबी लोगों पर गाज गिराए चले जा रहे हैं, उसी का असर ये है कि जावेद आबिदी को सलाहकार बना दिया गया है सिंचाई विभाग का। अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं जावेद आबिदी। तो आने वाले समय में जाहिर तौर पर अभी इसका असर और देखने को मिलेगा। जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में एक अनकही अदावत सी बनी हुई है, वो अभी आने वाले समय में और देखने को मिल सकती है। जी अभिषेक, आप बन रहे हैं हमारे साथ, तो एक बार फिर से तल्खी जो है वो चाचा भतीजा में बढ़ सकती है। और वहीं आज लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान 2 शहीदों समेत 8 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री का वीरता पदक पुरस्कार देंगे। वहीं 22 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री का प्रशस्ति पत्र भी अखिलेश यादव देंगे। ये दोनों पुरस्कार पहली बार दिए जाएंगे। इसमें नोएडा के 11 पुलिसकर्मी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जबकि गाजियाबाद के एक सिपाही को वीरता पदक दिया जाएगा। निरीक्षकों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक बांटे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा? 12 बजे का वक्त तय किया गया है, जब नए सचिवालय लोक भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुलिस वीक में शिरकत करेंगे। आज दूसरा दिन है पुलिस वीक का, और आज मुख्यमंत्री वीरता पुरस्कार दिया जाना है कुल 10 पुलिसकर्मियों को, जिसमें 2 शहीद हो चुके हैं। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा आयोजन इसलिए भी होगा क्योंकि हर साल ये पुलिस वीक का आयोजन होता है, और पुलिस के सीनियर अफसरों के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इंटरैक्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, और अखिलेश यादव सरकार के अपने आखिर दिनों में चल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो अधिकारियों से क्या बात करते हैं इस पर सबकी नजरें रहेंगी। चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम अखिलेश यादव पुलिस वालों को अब सम्मानित करेंगे, और 11 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू होगा।
यूपी की फिजा चुनावी रंग में रंगने लगी है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन तमाम सियासी दल अभी भी अपने असर और जनता के बीच पहुंचने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज यूपी में कई बीजेपी नेता उतरेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज आगरा और फिरोजाबाद में 3200 करोड़ की सड़क योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो यूपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य मऊ और सिद्धार्थनगर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम को मौर्य बहराइच पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की परिवर्तन जनसभा की तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र भी आज दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर दोपहर 12:30 बजे पत्रकारों से वार्ता करने के बाद शाम में देवरिया पहुंचकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंह, सांसद धर्मेंद्र कश्यप आज बरेली में परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करेंगे। जबकि बदायूं में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद सतीश गौतम, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करेंगे। थावर चंद गहलोत आज दोपहर 3 बजे गोंडा में कौशल रोजगार मेले के आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा आज दोपहर 12 बजे वाराणसी संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। नोटबंदी का मामला उत्तर प्रदेश के चुनाव पर असर पड़ना लाजमी है। तमाम नेताओं की रैलियों में नोटबंदी का ही मुद्दा छाया हुआ है। फतेहपुर में आज बीजेपी की परिवर्तन रैली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उधर मायावती ने पूरे मामले की जेपीसी जांच की मांग की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। सरकार नोटबंदी के बाद जनता को सहूलियतों का ऐलान कर रही है। दूसरी ओर जनता बैंक और एटीएम के सामने कतारों में अपने पैसे निकालने की बाट जोह रही है। उधर संसद में नोटबंदी को लेकर लगातार गतिरोध बना ही हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है और हर नेता नोटबंदी के मुद्दे को भुनाने में लगा है। फतेहपुर में बीजेपी की परिवर्तन रैली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह ने नोटबंदी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तारीफ भी की। राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जोरदार हमला भी किया। फैसला कर लो, उत्तर प्रदेश को न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, उत्तर प्रदेश को तो पुलवा चाहिए, कमल का फूल ही चाहिए। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। मायावती मोदी के सर्वे पहले ही फर्जी करार दे चुकी हैं। वो लगातार कहती रही हैं कि नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार भाग रही है। उन्होंने इस पूरे मामले की जेपीसी जांच की मांग की है। ये किसानों के हित का मामला है और मैं समझती हूँ कि सरकार को ये जल्दबाजी में ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है वो ठीक नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपतियों धरना सेठों को फायदा पहुँचाने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया, किसानों के हित के लिए डिसीजन नहीं लिया है। उधर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आक्रामक है। कमान संभाल रखी है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने। राहुल ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हम पिछले 1 महीने से नोटबंदी पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला बताया। प्रधानमंत्री पूरे देश में भाषण दे रहे हैं मगर लोकसभा में आने से डरते हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार हाउस के अंदर हमारे साथ डिबेट करे और जैसे मैंने कहा दूध का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री पूरे देश में भाषण दे रहे हैं मगर लोकसभा में आने से डरते हैं। ये सब वो नेता हैं जिनकी साख आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दांव पर होगी। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक 50 दिन बाद भी नोटबंदी से पैदा हुई मारामारी खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। ऐसे में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि नोटबंदी से होने वाले फायदों को जनता के सामने ज्यादा से ज्यादा रखा जाए। उधर विपक्ष की कोशिश होगी कि नोटबंदी से परेशान जनता की भावनाओं को भुनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और गोरखपुर से आनंद विहार के बीच अगले हफ्ते से चलने वाली पहली पूर्णतया 3rd AC हमसफर ट्रेन की साज सज्जा और सुविधाएं दूसरी ट्रेनों से बेहतर हैं। लिहाजा इसका किराया भी राजधानी शताब्दी दुरंतो की तरह डायनामिक फेयर प्रणाली पर आधारित और अधिक होगा। भविष्य में 8 अन्य रूटों पर भी हमसफर ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये पूरी 3 टायर AC ट्रेन, पूरी ट्रेन 3 टायर AC है।
इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो पहले सुविधाएं नहीं दी गई थी। हर कोच में सीसीटीवी कैमराज है जिसका मॉनिटरिंग एक आदमी कहीं पे बैठ के भी कर सकता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन कौन सी आएगी नेक्स्ट ट्रेन लोगों को पता नहीं चलता है। तो दोनों जगह पर दोनों की ट्रेन के दोनों कोच के दोनों साइड पे एक इंडिकेटर है जिसमें हमको पता चलेगा कि कौन सी पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम कि कौन सा नया ट्रेन आने वाला है, कौन सा स्टेशन आएगा, क्या स्थिति है। सेंट जेवियर्स कॉलेज ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत कॉलेज कैंपस परिसर में रिप्ड जीन्स पहनने पर बैन लगा है। कॉलेज प्रशासन ने रिप्ड जीन्स पर इसलिए बैन लगाया है क्योंकि प्रोफेसर्स ने शिकायत की थी कि इस तरह की जीन्स की वजह से उन्हें कई बार क्लास में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कॉलेज के प्रिंसिपल एग्नीलो मेनेजिस की माने तो फटी हुई जीन्स गरीबों का मजाक बनाती है। कॉलेज कैंपस में पहले ही ड्रेस कोड लागू है। बिना आस्तीन का टॉप और शॉर्ट्स कैंपस में पहनना मना है। इस बारे में छात्रों की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया है। हालांकि छात्र रिप्ड जीन्स पहनकर कैंपस में घूमते हैं, लेकिन अब चूंकि संस्थान ने ऐसा फैसला लिया है तो उन्हें इस बारे में सोचना होगा। ज्योति शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता फोन लाइन पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे छात्रों से की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले पर? जी तमन्ना, बिल्कुल आजकल का जो यूथ है वो अपने फ्रीडम को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहता है। अपने फ्रीडम को लेके वो नहीं चाहते कि उनकी फ्रीडम के साथ कोई छेड़खानी की जाए, जिसके चलते इस तरह का फरमान थोड़ा उनके लिए मुश्किल है। कॉलेज द्वारा ये तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है वो प्रोफेसर्स की शिकायत के बाद कराया गया है। दरअसल बात यह है कि ये मैनेजमेंट स्कूल है मुंबई का, जिसमें जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो रिप्ड जीन्स पहनते हैं जो कई जगह से कटी फटी होती है, जिसके चलते प्रोफेसर्स ने कंप्लेन की कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो लेक्चर्स लेते हैं। जिसके बाद में प्रिंसिपल द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यह फैशन नहीं है, गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है इस तरीके का फैशन करके। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इस तरह से तमाम इस तरह के कपड़े जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छात्रों के ऊपर तुगलकी फरमान जारी किया गया है। अब छात्रों की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड का रुख करते हैं। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने एक बड़ा फैसला लिया है। नोटबंदी के बाद 9 नवंबर से जिनके खातों में प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुआ है उनके खिलाफ SIT जांच बिठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश में ऐसे 108 लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद 50 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन कर जमीनें खरीदी हैं। इसलिए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है जिन लोगों ने 50 लाख से ज्यादा की रकम ठिकाने लगाने के लिए जमीन खरीदी है ऐसे सभी लोगों के उद्देश्य का पता लगाया जाएगा। और इस मामले पर पूरी जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष डांगवाल के पास। मनीष, डिटेल में जानना चाहेंगे पूरी खबर। जी बिल्कुल, सीधे तौर से कहा जा सकता है कि एक सख्त एक्शन यहाँ पर मोदी सरकार ने यहाँ पर काले धन को लेकर लिया है कि जो काला धन यहाँ पर देश में है उसके खिलाफ यहाँ पर सख्त कदम यहाँ पर मोदी सरकार ने उठाया है। और 1000 और 500 के जो पुराने नोट हैं उन्हें यहाँ पर प्रचलन से यहाँ पर बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से यहाँ पर जो उत्तराखंड की हरीश सरकार है वो भी इस एक्शन को यहाँ पर जहाँ पहले जो फैसला यहाँ पर मोदी सरकार ने लिया था उसकी तारीफ खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत कर चुके थे, लेकिन अब सीधे तौर से यहाँ पर जो प्रदेश की सरकार है वो भी यहाँ पर जो काले धन के जो यहाँ पर ठिकाने लगाने की बातें जो सामने आ रही हैं उनके खिलाफ यहाँ पर सख्त एक्शन में यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। और सीधे तौर से यहाँ पर मुख्यमंत्री हरीश रावत के निर्देश के बाद ऐसे खाते धारकों को चिन्हित किया गया था कि जिन्होंने पिछले 1 महीने में 50 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन की है और उनको यहाँ पर चिन्हित किया गया है। तो पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो 108 लोगों के नामों की सूची यहाँ पर तैयार कर ली गई है जिनके बैंक अकाउंट से यहाँ पर सीधे तौर से 50 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन की गई है। और सीधे
सीधे तौर से ये माना जा रहा है कि जो यहाँ पर जो धन ठिकाना लगाया गया है वो सीधे कहीं ना कहीं जमीनों को खरीदने पर यहाँ पर लगाया गया है। और अब जो SIT की यहाँ पर जांच करने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं और सीधे तौर से उन्होंने यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि जो पैसा यहाँ पर ठिकाना लगाया गया है उसकी जांच होगी कि आखिरकार जो यहाँ पर धन यहाँ पर जो ठिकाने लगाया गया है किस रूप में ये ठिकाने लगाया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि काले धन से ये जमीनें खरीदी गई हो। तो इसकी यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर जांच की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात बने रहिए हमारे साथ। तो केंद्रीय मंत्रियों के उत्तराखंड दौरे में जहां लगातार जारी है, वहीं केंद्रीय मंत्री प्रदेश सरकार पर प्रदेश का विकास अवरुद्ध करने का आरोप भी लगा रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय मंत्रियों के आरोपों पर पलटवार करते हुए आंकड़ों सहित केंद्रीय मंत्रियों पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि केंद्र से 2254 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, जबकि केवल 905 करोड़ रुपए मिले हैं। केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में बजट की गंगा बहा दी है, जबकि हकीकत जो है वो वे जनता के बीच रख रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीष डांगवाल का। मनीष, पूरी अपडेट और पूरी ये खबर क्या है उस पर डिटेल जानना चाहेंगे। देखिए, अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच चल रहा था, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन रैली हुई है, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस रैली में यहाँ पर 3 बार उन्होंने शिरकत की है। जो सत्ता परिवर्तन यात्रा यहाँ पर हुई थी और सीधे तौर से यहाँ पर प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आ रहे थे कि प्रदेश की जो हरीश सरकार है वो यहाँ पर बजट को यहाँ पर खर्च नहीं कर पा रही और सीधे तौर से यहाँ पर बजट को यहाँ पर जो कांग्रेसी नेता है उनके यहाँ पर वो ठिकाने लगा रहे हैं। तो सीधे तौर से मुख्यमंत्री हरीश रावत कल आंकड़ों सहित यहाँ पर मीडिया के समक्ष पेश हुए और आंकड़ों के जरिए उन्होंने यहाँ पर ये जताने की कोशिश यहाँ पर प्रदेश के जनता के सामने भी की है और भाजपा को भी जवाब देने की कोशिश की है कि आखिरकार जब आंकड़ों की बात आती है तो आंकड़ों के हिसाब से जो केंद्र सरकार ने जो बजट उत्तराखंड को देना था उसमें कहीं ना कहीं कंजूसी यहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ पर कर रही है। और सीधे तौर से जो आंकड़े पेश कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये जग जाहिर होता है कि आखिरकार केंद्र की जो बेरुखी है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के प्रति यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री हरीश रावत आंकड़ों की यहाँ पर बात करते हैं और आंकड़ों को लेकर यहाँ पर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर आंकड़ों के साथ यहाँ पर तथ्य। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं झारखंड का, जहां पर ज्ञान रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और झारखंड की अहम खबरों पर वो रोशनी डालेंगे। जी ज्ञान रंजन। जी, झारखंड के खबरों की बात करें तो झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आज होने वाली है। आज और कल 2 दिनों तक होने वाली इस बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथ ही साथ पार्टी अपने भावी कार्यक्रमों की रणनीति तय करेगी। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मुख्य रूप से जो CNT SPT एक्ट में संशोधन झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है उस मामले को लेकर किस तरह से जनता के बीच जाया जाए, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है विरोध प्रदर्शन जब से ये संशोधन बिल आया है उसके बाद से जिस तरह से लगातार झारखंड के भीतर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, झारखंड बंद का आह्वान किया जा रहा है, तो ऐसे में हर एक पार्टी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा ये मिल गया है। पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपनी बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा की और इसी को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई थी। और उसी तरह से अब चूंकि झारखंड में झारखंड विकास मोर्चा का अस्तित्व जो है सो वो जुड़ा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों से, तो झारखंड विकास मोर्चा चाहती है कि इस मुद्दे को वो किस तरह से जनता के बीच भुजाए और इसी को लेकर आज बैठक होगी और बैठक में CNT SPT एक्ट में संशोधन के खिलाफ किस तरह से आंदोलन की रणनीति तय की जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। रविवार को राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित होंगे। दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट परिसर में तीसरी मेगा लोक अदालत यूनिवर्सिटी लोक अदालत का आज शुभारंभ होगा, आज होगा, जिसमें 4910 मामले का निपटारा किया जाएगा। झारखंड के 5 विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए मामले हैं जिस पर झारखंड हाईकोर्ट परिसर में आज सुनवाई होगी। मेगा लोक अदालत लगाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश R भानुमति सहित झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश उपस्थित रहेंगे। और इस जो मेगा लोक अदालत जो लगाया जा रहा है, इस लोक अदालत में जो पेंशन से जुड़े हुए मामले हैं यूनिवर्सिटीज के, खास करके शिक्षकों के वेतन बकाया आदि कई ऐसे मुद्दे हैं
जिस पर की सुनवाई होगी, जिसका निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा एक और जो जानकारी मिल रही है, झारखंड में चलिए कई ज्ञान रंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड की तमाम खबरें हमारे तक पहुंचाने के लिए। और वेकअप जिंदगी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।